नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रीतिकालीन कविता में राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप क्या है। कौन कौन सा कवि ऐसा है जिसकी कविता में राष्ट्रीय चेतना पाया जाता है, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के समय को रीतिकाल नाम दिया है। यानी रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक रही है। इस युग में कविता लोक उन्मुख न रहकर दरबारी हो गई है। यानी रीतिकाल में कविता आम जनजीवन के बीच नहीं लिखा जाता था, राजा के दरबार में रह करके लिखा जाता था। इस समय ढेर सारे छोटे मोटे राजे महाराजे थे। प्रत्येक राजाओं के दरबार में, प्रत्येक सामंतों के दरबार में कोई ना कोई कवि रहता था और वह कवि अपने राजा के हिसाब से या अपने राजा के गुणगान में कविता लिखता था। यानी कविता पूरी तरीके से राजाश्रित हो गई थी या दरबारी हो गई थी। इस युग में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त आदि कई काव्यधारा में बंधकर कविता लिखी गई। यानी एक ही साथ कई काव्यधारा में कविता लिखी जा रही थी। और रीतिबद्ध भी थी, रीति सिद्ध भी थी और रीति मुक्त काव्यधारा में भी कविता लिखी गई है। लेकिन तीनों जो है राजाओं के दरबार में रह करके ही लिखे गए हैं। इसी समय यानी जिस समय रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा लिखी जा रही थी, इसी समय भूषण, लाल कवि और गुरु गोविंद सिंह ने वीरतापूर्ण काव्य की रचना की है। यानी रीतिकाल में भूषण, लाल कवि और गुरु गोविंद सिंह ने वीरतापूर्ण काव्य की रचना की है, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना निहित है। यानी इनके कविता में राष्ट्रीयता की भावना पाई जाती है। रीतिकाल के वीर काव्य का प्रमुख अंश यह है जो मुगल शासन, विशेषतः औरंगजेब के शासन के विरुद्ध लड़ने वाले राजाओं व उनके दरबारी कवियों ने रचा। यानी रीतिकाल में जो वीर काव्य है वो मुख्यतः मुगल शासन के विरुद्ध लड़ने वाले राजाओं के दरबार में रहने वाले कवियों या राजाओं के द्वारा लिखा गया है। इस समय यानी रीतिकाल में पंजाब से गुरु गोविंद सिंह, महाराष्ट्र से शिवाजी, राजस्थान से जसवंत सिंह और मध्य प्रदेश से छत्रसाल जैसे राजा मुगलों के विरुद्ध निरंतर युद्ध लड़ रहे थे। यानी जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा थे, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, महाराष्ट्र में शिवाजी, राजस्थान से जसवंत सिंह और मध्य प्रदेश से छत्रसाल, ये सभी औरंगजेब के खिलाफ निरंतर युद्ध लड़ रहे थे। इसमें से यानी जो राजा युद्ध लड़ रहे थे उसमें से गुरु गोविंद सिंह जो थे वो स्वयं कविता लिखते थे। यानी वे कवि थे। गुरु गोविंद सिंह स्वयं कविता लिखते थे और कविता वीर कविता लिखते थे, वीर रस की कविताएं वे लिखते थे। इसके अलावा अन्य जो राजा थे उनके राज्य में दरबारी कवि होते थे जो वीरतापूर्ण कविताएं लिख रहे थे। उदाहरण के लिए भूषण जो थे वो शिवाजी के साथ थे, जिन्होंने शिवराज बावनी की रचना की है। यानी भूषण जो है शिवाजी के दरबार में रहते थे और शिवाजी के ऊपर उन्होंने शिवराज बावनी की रचना की है। और जो लाल कवि थे, इनका पूरा नाम था गोरेलाल पुरोहित। लाल कवि जो थे वे छत्रसाल के साथ थे, जिन्होंने छत्रसाल प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है। यानी लाल कवि जो हैं छत्रसाल प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र नामक प्रबंध काव्य लिखा है। चंडी चरित्र नामक प्रबंध काव्य लिखा है। इस धारा के अन्य प्रमुख कवियों में यानी गुरु गोविंद सिंह के अलावा, लाल कवि के अलावा और भूषण के अलावा इस धारा में मान कवि, श्रीधर और सूदन भी शामिल होते हैं। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल के वीर काव्य धारा का कवि है। तो गुरु गोविंद सिंह का नाम याद रखना है, भूषण का नाम याद रखना है, लाल कवि का नाम याद रखना है और इसके अलावा मान कवि, श्रीधर और सूदन का नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रीतिकालीन राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप क्या है। यानी जो कवि वीरता से संबंधित कविता लिखते थे उनके वीर काव्य में राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप क्या है, कितनी मात्रा में राष्ट्रीय चेतना उनकी कविता में पाई जाती है। इसको हमने कई बिंदुओं में, छोटे छोटे बिंदुओं में बांटा है, एक एक करके देखते हैं। पहला बिंदु है कि रीतिकाल का यह वीर काव्य कई दृष्टियों से अनूठा है। यह एक स्तर पर आदिकाल की वीरगाथा परंपरा को आगे बढ़ाता है। यानी रीतिकाल की जो वीरगाथा काव्य है वह आदिकाल के वीरगाथा परंपरा को आगे भी बढ़ाता है, तो दूसरे स्तर पर उसका अतिक्रमण भी करता है। दोनों में समानता यह है कि वीरता के जैसे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन
आदिकाल के रासो कवि करते हैं वैसे ही रीतिकाल के कवि भी करते हैं। यानी आदिकाल में भी वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है, बढ़ा चढ़ा के वीरता का वर्णन किया गया है, और रीतिकाल में भी वीरता का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। होता क्या था दोस्तों कि प्रत्येक राजा के दरबार में कोई ना कोई कवि होता था जो अपने राजा के बारे में लिखता था, तो अपने राजा के वीरता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता था। इसीलिए आदिकाल की वीरता में भी और रीतिकाल के वीरता में भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। एक उदाहरण देख लेते हैं, रीतिकाल का है जिसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। गुरु गोविंद सिंह के चंडी चरित्र का यह उदाहरण है। केते मारी डारे, यहाँ केले नहीं है दोस्तों, केते है। केते मारी डारे और केतक चबाई डारे, केतक बगाई डारे काली को तब ही, यानी किसको पाए मार डालें, किसको पाए चबा डालें। इस तरीके से जो है वीरता का वर्णन किया गया है। एक तरीके से पूरी की पूरी कविता जो है अतिशयोक्ति वर्णन पर आधारित है। यानी आदिकाल में जो वीरता का वर्णन था वो भी अतिशयोक्ति पर आधारित था, और रीतिकाल में जो वीरता का वर्णन है उसका भी स्वरूप अतिशयोक्ति मूलक है, उसमें भी अतिशयोक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। लेकिन इन समानता के बावजूद रीतिकालीन वीर काव्य अपनी मूल प्रकृति में आदिकालीन वीर काव्य से काफी अलग है। केवल एक ही समानता है कि दोनों में अतिशयोक्ति वर्णन पाया जाता है। इसके अलावा रीतिकालीन कविता जो है आदिकालीन वीर काव्य से काफी अलग है। दूसरा बिंदु देखते हैं, आदिकाल में वीरता का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था। यानी आदिकाल में वीरता जो है छोटे छोटे लड़ाइयाँ होती थी, सामान्य बातों को लेकर के लड़ाइयाँ हो जाती थी। राजा अपनी बाहुबल दिखाने के लिए लड़ा करते थे एक दूसरे से, लेकिन रीतिकाल में ऐसा नहीं है। रीतिकाल का जो वीरता है वो स्वोद्देश्य है, वो स्वप्रयोजन है, यानी उसका अपना एक उद्देश्य है। इन राजाओं के मन में यह बात स्पष्ट है कि मुगल शासन का आक्रमण उनकी संप्रभुता के विरुद्ध है। यानी उस समय यानी रीतिकाल में मुगलों का आक्रमण जो है राजाओं के ऊपर हुआ करते थे, तो ये राजा समझते थे कि मुगलों का जो आक्रमण हो रहा है वो हमारे संप्रभुता के विरुद्ध हो रहा है, इसलिए ये युद्ध लड़ा करते थे। लेकिन आदिकाल में ऐसी कोई भावना नहीं थी। यह युद्ध सिर्फ राजा को लड़ना हो ऐसा नहीं है, यानी युद्ध केवल राजा के द्वारा नहीं लड़ा जाता था। राजा अपने समाज को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, यानी प्रत्येक राजा अपने समाज को अपने साथ जोड़कर चल रहा था। अगर हम इस दृश्य से देखें तो गुरु गोविंद सिंह की नेतृत्व क्षमता गजब की है। यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे पूरे सिखों को जोड़ करके खालसा पंथ की स्थापना किए थे, और खालसा पंथ के माध्यम से वो सबको आत्म सुरक्षा के लिए तत्पर सैनिक में बदल रहे थे। सभी सिख समुदाय जो है सैनिक में बदले जा रहे थे, उनके अंदर वीरता की भावना भरी जा रही थी। और किसके द्वारा भरी जा रही थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा भरी जा रही थी। एक उदाहरण देख लेते हैं इनका। पद है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यानी 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख मुगल सैनिकों पर एक सिख योद्धा क्या है? भारी है। मुगल सैनिकों को चिड़ियों से तुलना करते हैं और अपने योद्धाओं को बाज से तुलना करते हैं कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यानी एक तरीके से वीरतापूर्ण वर्णन किया गया है किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और अपने क्षेत्र की जनता की यानी सिख समुदाय को एक तरीके से संगठित करते हैं, वीरता की भावना उनमें भरते हैं ताकि मुगल सैनिकों के खिलाफ लड़ा जा सके। तीसरा पॉइंट है कि रीतिकाल की वीर कविता राष्ट्रीयता की भावना से भरी है। उस समय शिवाजी मराठा समाज के प्रतीक बन चुके थे। शिवाजी जो थे महाराष्ट्र के थे, तो मराठा समाज के उस समय प्रतीक बन चुके थे। जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिख समाज के प्रतीक बन चुके थे। यही कारण है कि जब इन राजाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध का बिंगुल फूंका तो इनकी जनता ने भी इसे दो समाजों, दो संस्कृतियों या दो राष्ट्रीयताओं का युद्ध समझा। यानी उस समय जनता जो थी इनके साथ थी, इसलिए इसे हम राष्ट्रीय चेतना से भरी कविता कह सकते हैं। क्योंकि सिखों ने गुरु गोविंद सिंह का साथ दिया, मराठों ने शिवाजी का साथ दिया, इसी प्रकार जो भी छोटे छोटे राजा महाराजा मुगलों के विरुद्ध लड़ रहे थे उन सबकी जनता ने उनका साथ दिया। इसलिए हम इसे जो है जनता ने साथ दिया, इसलिए दो समाजों, दो संस्कृतियों या दो राष्ट्रीयताओं का युद्ध कह सकते हैं और ये मान सकते हैं कि इसमें राष्ट्रीय भावना निहित थी। भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मलेच्छों का दमन करने वाला बताया है। मलेच्छों से मतलब दोस्तों यहाँ मुगलों से था।
मुगलों का दमन करने वाला बताया है। ऐसे प्रसंगों में राष्ट्रीयता का तत्व साफ नजर आता है। एक अंश देख लेते हैं जो भूषण ने शिवाजी के ऊपर लिखा है। तेजतम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर तेव मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। यानी एक तरीके से शिवाजी का वर्णन है कि शिवाजी जो है मुगलों का नाश कर रहे हैं, मलेच्छों का नाश किस प्रकार से कर रहे हैं, जिस प्रकार से कान्ह ने कृष्ण ने कंस का किया था, इसी प्रकार से शिवाजी जो है मुगलों का नाश कर रहे हैं। एक तरीके से शिवाजी की वीरता का प्रशंसा किया गया है। और चूंकि शिवाजी के साथ महाराष्ट्र की जनता थी, मराठा जनता थी, इसलिए इस कविता को जो है राष्ट्रीय चेतना से भरी कविता हम कह सकते हैं। अगला बिंदु है यानी चौथा बिंदु है कि राष्ट्रीय चेतना सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी चेतनाओं से मिलकर निर्मित होती है। भूषण का अपने देश के प्रति गहरा लगाव था, उनकी दृष्टि पूरे देश पर थी। उन्होंने देखा कि औरंगजेब दिवालियों को नष्ट कर रहा है तो उनका मन विद्रोह कर उठा। यानी जो राष्ट्रीय चेतना होती है वो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी चीजों से मिलकर बनी होती है। भूषण उस समय वीरतापूर्ण कविता लिख रहे थे और पूरे देश पर उनकी नजर थी। उन्होंने जब देखा कि औरंगजेब जो है मंदिरों को तोड़ रहा है तो उन्होंने उसके विरोध में कविताएं लिखी, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना हमेशा संस्कृति से जुड़ करके आती है, संस्कृति से अलग नहीं हो सकती है। इसलिए उनका मन विद्रोह कर उठा और वे औरंगजेब के विरुद्ध कविता लिखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के माध्यम से उन्होंने अपनी वाणी प्रकट की है। यानी औरंगजेब के खिलाफ अपनी वाणी छत्रपति शिवाजी महाराज के माध्यम से उन्होंने प्रकट की है। और क्या लिखते हैं देखिएगा कि देवल गिरवाते निशान अली, ऐसे समय राव राने सब गए लब की, अगौरा गणपति आए औरंग की देखिताब, अपने मुकाम सब मार गए दबकी। यानी सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने मुकाम पर दबकी मार गए हैं, यानी छुप गए हैं। किससे कह रहे हैं, गौरा गणपति, यानी ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं एक तरीके से कि औरंगजेब का ताप को देख करके अपने अपने मुकाम पर सब क्या कर गए हैं, दबक गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। औरंगजेब क्या कर रहा है, देवल गिरवाते फिरवाते, यानी देवताओं के मंदिरों को गिरवा रहा है। एक तरीके से सांस्कृतिक चेतना इसके माध्यम से प्रकट की गई है और सांस्कृतिक चेतना हमेशा राष्ट्रीय चेतना के साथ जुड़ करके आती है। कुल मिलाकर दोस्तों हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में जो वीरता से संबंधित काव्य लिखा गया है उसे पूर्णतः राष्ट्रीयता का काव्य नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में राष्ट्रीय चेतना की भावना अवश्य पाई जाती है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी या छत्रसाल आदि उस समय अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसे में उनके काव्य में राष्ट्रीयता का आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और जनता उस क्षेत्र की थी, इसलिए उसे राष्ट्रीयता का कुछ न कुछ अंश आना उसमें स्वाभाविक है। उसमें राष्ट्रीयता का अंशतः स्वीकार किया जा सकता है, पूरी तरीके से उसे राष्ट्रीय काव्य नहीं स्वीकार किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।